हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जीएस की तैयारी के लिए हम जीएस को कहाँ से तैयार करें, कैसे तैयार करें, तो हमारे इस चैनल पे इस वीडियो के थ्रू आपको उसमें ज़रूर मदद मिलेगी। इस क्लास में हम जीएस के लिए ये दृष्टि पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान का जो बुक है उसको प्रयोग करेंगे। इसमें जो थ्योरी है उसको हम डिटेल्स में आराम से पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। इसके बाद हम कोशिश करेंगे जो और भी प्रकाशन है उनके जीएस की बुक को आपके लिए कम से कम क्लासेस में जल्द से जल्द लाया जाए, तो आपकी तैयारी को एक अच्छा और बेहतर रूप मिल सके। तो इसलिए हम बिना समय गंवाए चलिए को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, आपको जल्दी से जल्दी सारा मैटर समझाना है। हम लोग इतिहास से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला जो चैप्टर है वो है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में पहले हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत को। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत अनेक और विविध प्रकार के हैं। हम उन्हें दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, एक साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत में हम कई भागों में उन्हें भी बांटते हैं। तो जैसा पहला है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में पहले आते हैं वेद। वेद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ है जिनका संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद यह प्राचीनतम वेद माना जाता है। इसमें कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत कहते हैं। ये एक वन लाइनर पॉइंट है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा कि ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को होत कहा जाता था। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सवित्र को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। यहाँ सवित्र का मतलब सूर्य देवता से ही है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है तथा 10वें मंडल में चातुर्वर्ण व्याख्या का उल्लेख है। यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। दूसरा आपका आता है यजुर्वेद। इसमें यज्ञों के नियमों या विधानों का संकलन मिलने के कारण इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में है। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अधर्व्यु कहलाता था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, इसको जरूर याद करिएगा कि यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अधर्व्यु कहलाता था, जबकि ऋग्वेद का उच्चारण करने वाला या ऋग्वेद तो पढ़ने वाले जो ऋषि थे उन्हें होत्र कहा जाता था। तीसरा आता है सामवेद। साम का अर्थ गान होता है। सामवेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद से ही भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। इस ग्रंथ में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें मूल रूप से 99 ऋचाएँ ही सामवेद की हैं, शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा कि सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता, यजुर्वेद को बोलने वाले, उसको पढ़ने वाला जो उसमें पुरोहित होते थे उनको अधर्व्यु, और ऋग्वेद का जो उच्चारण करने वाले ऋषि होते थे उन्हें होत्र कहा जाता था। चौथा है अथर्ववेद। 3 वेदों के बाद अंत में इसकी रचना अथर्व तथा अंगिरस ऋषि द्वारा की गई, इसलिए इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन है। ये एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहलाता था। ये एक पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहलाता था।
इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इन चारों वेदों का जो संकलन होता था उसको संहिता कहा जाता था। अब वेद हमारे क्या हैं? वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ और संबंधित उपनिषद, इनको जान लेते हैं। तो ऋग्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय और कौशितकी है, जबकि संबंधित उपनिषद ऐतरेय और कौशितकी ही है। यजुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ और तैत्तिरीय, जबकि संबंधित उपनिषद हैं कठोपनिषद, ईशोपनिषद, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतरोपनिषद, मैत्रेयाणी आदि। सामवेद सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश और षड्विश, जबकि संबंधित उपनिषद है छंदोग्य और जैमिनीय। अथर्ववेद अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है, जबकि संबंधित उपनिषद मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद हैं। इसके बाद जो दूसरा आपका साहित्यिक स्रोत है जो कि ब्राह्मण स्रोत के बाद का है, ये भी ब्राह्मण स्रोत का ही हिस्सा है, वो है वेदांग। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। जैसे आपने पढ़ा ना कि पहले साहित्यिक स्रोत में क्या क्या है, तो पहले ब्राह्मण साहित्य, तो ये अभी हम ब्राह्मण साहित्य का ही हिस्सा वेदांग भी हैं। वेदों के बाद जो वेदांग है वो भी ब्राह्मण साहित्य का ही हिस्सा है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। इनका यूज़ क्या था? शिक्षा का जो संबंध था वो था उच्चारण विधि से, शब्दों के बोलने की प्रवृत्ति से, साफ, जैसे हम साफ शब्द बोलते हैं। दूसरा है ज्योतिष, जिसको भाग्यफल या जो राशियां पढ़ते हैं ज्योतिषाचार्य जो होते हैं वो होता था ज्योतिष। इसके बाद आता है कल्प। कल्प का अर्थात होता है कर्मकांड से, जो कि हमारा अभी इसमें हम लोग ने जो अथर्ववेद में पढ़ा था उसका है। कर्मकांड के बाद आता है व्याकरण। व्याकरण का अर्थ शब्द उत्पत्ति या जैसे जिन भी शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं कि उससे एक शुद्ध वाक्य बन जाता है, तो वहाँ पे हम व्याकरण का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है आपका निरुक्त, जिसे भाषा विज्ञान कहते हैं, जिसे तमाम भाषाओं का ज्ञान हो जाए। और छंद, इसे चतुष्पदी श्लोक या जो हम लोग रिदम में जो चीज़ें पढ़ते हैं, आपने जैसे दोहा और चौपाई के बारे में पढ़ा होगा, तो वो उसका अर्थ छंद से है। महाकाव्य, ये भी हमारा ब्राह्मण साहित्य का ही हिस्सा है। वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है। इसमें रामायण और महाभारत प्रमुखता शामिल है। मतलब जो हमारे महाकाव्य हैं इनमें रामायण और महाभारत ही सबसे ऊपर है, या सबसे अच्छे जो हमारे महाकाव्य हैं वो यही दोनों हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि, इसको याद रखिएगा कि जो रामायण की रचना है वो महर्षि वाल्मीकि ने, जबकि महाभारत की जो रचना है वो महर्षि वेदव्यास ने की थी। तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि तथा महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। अब आते हैं पुराण, ये भी हमारे ब्राह्मण साहित्य में ही आते हैं। तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के आदि संकलनकर्ता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। मतलब जो जिन्होंने पुराणों को लिखा है वो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा, ये 2 लोगों को पुराणों का रचयिता माना जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। यदि क्वेश्चन ऐसा आता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो उसका आंसर आपका मत्स्य पुराण होगा। पुराणों की महत्ता वंशावलियों के कारण है। जो पुराणों का महत्व है वो वंशावलियों के कारण, जैसे आप पढ़ेंगे कि मौर्य काल का जो है उसका जो जानकारी वो विष्णु पुराण में मिल जाती है, या जैसे गुप्त वंश है तो उनका वायु पुराण में उनकी जानकारी मिल जाती है। तो वही लाइन इसमें है कि पुराणों की जो महत्व है वो वंशावलियों के कारण है। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से, विष्णु पुराण मौर्य वंश से तथा वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। इसके बाद आता है आपका ब्राह्मणेतर साहित्य, मतलब ये ब्राह्मणों से जो थोड़ा सा आगे के समय का है, जहाँ पे बौद्ध साहित्य यानी कि जहाँ बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था। तो बौद्ध साहित्य में आपका पहला है त्रिपिटक। त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखिएगा क्योंकि अभी इनमें 2-3 पॉइंट्स है, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ।
पहला है त्रिपिटक। त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है: विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है, जबकि सुत्त पिटक आपका धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश का संग्रह है। वहीं अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा कि जो बौद्ध ग्रंथ है वो हमारे पाली भाषा में लिखे हुए हैं और जो जातक कथाएं हैं वो बुद्ध के पूर्व जन्मों की उसमें घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसके बाद दीपवंश तथा महावंश नामक 2 पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। दीपवंश तथा महावंश नामक 2 पाली ग्रंथों से, ये पाली भाषा के लिखे हुए ग्रंथ हैं, इनसे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। जो बौद्ध धर्म की हीनयान संप्रदाय है उनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। महायान संप्रदाय का ग्रंथ ललित विस्तार, दिव्य वरदान आदि हैं। इसके बाद आपका आता है जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण आदि प्रमुख हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास तथा तीर्थंकरों की जीवनी कल्प सूत्र में है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन इसमें है कि जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है और जो उनके जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनकी जो जीवनी है वो कल्प सूत्र नामक ग्रंथ से मिलती है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। अब कुछ और साहित्य हैं उनको देख लेते हैं। ये हमारे लौकिक साहित्य हैं। प्रमुख साहित्यिक रचनाएं। तो रचना क्या है, उनके रचनाकार कौन है, मतलब कौन सा ग्रंथ है, उसको लिखा किसने है और उस ग्रंथ में विशेष क्या है, ये तीनों पॉइंट वाइज हम समझते हैं। तो पहला है आपका अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के जो रचनाकार या लेखक है वो पाणिनि है। ये व्याकरण ग्रंथ है। इसके बाद आपका आता है मुद्रा राक्षस, जिसके रचनाकार विशाखदत्त हैं। इसकी विशेषता है कि इसमें मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। जो विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस है वो मौर्य काल के बारे में जानकारी देता है। फिर आता है महाभाष्य। ये अष्टाध्यायी पर टीका है, जिसके रचनाकार पतंजलि हैं। इसकी खास बात यह है कि पुष्यमुत्र शुंग के विषय में जानकारी मिलती है। तीसरी जो रचना है वो कथा सदित सागर, जिसके रचनाकार सोमदेव हैं। इसमें भी मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। बृहत कथा मंजरी, इसके जो रचनाकार है वो क्षेमेंद्र हैं। इससे भी मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र विषय राजनीति, मतलब जो हम लोग अर्थशास्त्र आज इकोनॉमी में पढ़ते हैं, तो ये वो अर्थशास्त्र है जिसके रचनाकार कौटिल्य हैं, लेकिन इसमें जो जानकारी मिलती है वो राजनीति या जैसे जो पॉलिटिक्स होती है उसकी जानकारी मिलती है। ये कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य आप बोल सकते हैं, उसके रचनाकार हैं। इसमें भी मौर्य काल के बारे में ही जानकारी मिलती है। अगला है नीतिसार। इसके रचनाकार है कामदक और इसमें गुप्तकालीन राजतंत्र पर केंद्रित है। इसमें गुप्त काल की विषय की जानकारी मिलती है, उनके समय की। फिर आपका आता है मालविकाग्निमित्रम। इसके रचनाकार कालिदास है। इससे शुंगवंश की जानकारी मिलती है। मृच्छकटिकम, ये शूद्रक द्वारा लिखा गया है, जो कि हमें गुप्त काल समाज की जानकारी देता है। हर्षचरित बाणभट्ट, हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन। रामचरित संध्याकर नंदी, ये रामचरित वो रामचरित मानस वाला नहीं है, ये रामचरित दूसरी है, तो ये सिर्फ रामचरित है। संध्याकार नंदी बंगाल के पाल शासक रामपाल की जीवन कथा है ये। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन। और अंतिम जो इसमें है वो है आपका राजतरंगिणी, जिसके लेखक है कल्हड़। इसमें जो खास है वो कश्मीर के राजवंश की क्रमबद्ध जानकारी हमको इसमें मिलती है। अभी कुछ साहित्य और साहित्यकार दिए गए हैं। साहित्य जैसे हैं आपका हितोपदेश,
इसके रचनाकार हैं नारायण पंडित। फिर आपका आता है पंचतंत्र, जिसके रचनाकार हैं विष्णु शर्मा। कीर्तार्जुनीयम, भारवी। शिशुपाल वध, माघ। स्वप्नवासवदत्ता, भास। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा। भुवनकोश, राजशेखर। कामसूत्र, वात्स्यायन। ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त। उत्तर रामचरित, भवभूति। अमरकोश, अमर सिंह। मेघदूत, ऋतुसंहार, रघुवंश। अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास। बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, वरय मिहिर। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट। अब यूनान एवं रोम के लेखक, जो इसमें अगला एक पॉइंट था कि एक तो ये हमारे जो साहित्य के स्रोतों में ब्राह्मण साहित्य हो गए। अब यहाँ से जो आगे का समय बीता, वहाँ के जो विदेशों से जो राइटर आए या जो राजदूत आए, उन्होंने जो लिखा है उसमें है। यूनान एवं रोम के लेखक, हेरोडोटस। तो पहले हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने 5वीं सदी ईसा पूर्व हिस्टोरिका की रचना की। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें आपको देखिए 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है और इन्हीं की जो पुस्तक है वो हिस्टोरिका है। इन्होंने हिस्टोरिका की रचना की थी। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे नियार्कस, ओनिसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। ये 3 लेखक जो थे वो सिकंदर के साथ आए थे। सिकंदर के पश्चात के लेखकों में 3 राजदूत मेगास्थनीज, डाइमेकस तथा डायनोसियस के नाम उल्लेखनीय हैं। प्लिनी, इसने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भारत के पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट है टॉलेमी की पुस्तक जियोग्राफी और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिपल्स ऑफ द एरेथ्रियन सी महत्वपूर्ण है। इनसे भारत के भूगोल तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। फिर आते हैं चीनी यात्रियों के विवरण। फाहियान, यह 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। इसने भारतीय समाज, यहाँ की संस्कृति एवं आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला। दूसरा है हिनसैंग, यह 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसकी रचना सीयू की है। तीसरा है इत्सिंग, यह 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। ये 3 यात्री हैं, जिनमें पहला है आपका फाहियान, फिर हिनसैंग, फिर इत्सिंग। ये तीनों इसी क्रम में भारत आए थे। इसके बाद अरब यात्रियों के विवरण। पहले हैं अल-बुरूनी, यह 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आए। अरबी में लिखी गई उसकी कृति तहकीक हिंद या किताबुल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। सर्वप्रथम एडवर्ड सचाउ ने तहकीक हिंद का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था। दूसरे हैं इब्न बतूता, यह मोरक्को का रहने वाला था। इसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत रेहला, यह अरबी भाषा में है। जो आपका रेहला जो है वो अरबी भाषा में लिखा हुआ है। तो मोरक्को का रहने वाला था। इसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत रेहला अरबी भाषा 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी देता है। रेहला किस पे जानकारी देता है? तो आपका सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी के पद पे नियुक्त किया था। बाद में उससे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को ही दिल्ली में काजी के पद पे रखा और बाद में अपना राजदूत बनाकर चीन भेज दिया था। अब आते हैं पुरातात्विक स्रोत। एक हो गया आपके साहित्यिक स्रोत। तो ये सब साहित्य हैं, कुछ जैसे लौकिक साहित्य हो गए, कुछ आपके ब्राह्मण साहित्य हो गए। और अब यहाँ पे आते हैं आपके पुरातात्विक, जो इतिहास में वर्णित है, कहीं से हमें उनके अवशेष मिले हैं। तो उसमें सबसे पहले आते हैं अभिलेख। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगचकोई से प्राप्त अभिलेख हैं। जो हमारे पास अभी तक प्राप्त सबसे प्राचीन जो अवशेष हैं वो मध्य एशिया के बोगचकोई से प्राप्त हुए हैं। इस पर वैदिक देवता मित्र, वरुण
इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो लगभग 300 ईसा पूर्व के हैं। अब अभिलेखों को थोड़ा सा जान लेते हैं कि अभिलेख, शासक और विषय। जो पहला अभिलेख है इसमें हाथी गुम्फा अभिलेख, ये खारवेल शासक का है और इसके कलिंग के चेदी शासक खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। अगला है जूनागढ़ अभिलेख। यह जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इससे जो संबंधित शासक हैं वो रुद्रदामन है। इसमें रुद्रदामन की विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। तीसरा है नासिक अभिलेख, जिसका शासक है गौतमी बलश्री। सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण मिलता है। फिर आपका प्रयाग स्तंभ, ये समुद्रगुप्त का है। इससे संबंधित शासक समुद्रगुप्त हैं। इसकी विजय एवं नीतियों का पूरा वर्णन है, मतलब इसमें समुद्रगुप्त की जो विजय थी और उसकी नीतियाँ थी उनका विवरण इसमें मिलता है। फिर आते हैं आपके ऐहोल अभिलेख, जिससे संबंधित शासक हैं पुलकेशिन द्वितीय। इसमें विषय जो है वो हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण मिलता है। फिर है भीतरी स्तंभ लेख, इससे संबंधित शासक है स्कंदगुप्त। इसमें स्कंदगुप्त के जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण मिलता है और हुड़ आक्रमण जो हुए थे उसके भी साक्ष्य मिलते हैं। फिर आपका है मंदसौर अभिलेख। यह मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। इसमें सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है। फिर आते हैं अगले पॉइंट पे, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। जो अभिलेखों का अध्ययन करते हैं उसे एपिग्राफी कहते हैं। फिर आपके पुरातात्विक स्रोत में ही आ जाते हैं आपके सिक्के। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। आहत सिक्के या पंचमास सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। आहत सिक्के या पंचमास सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण ही भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते थे। पंचमार्क या आहत सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि के चिन्ह बने होते थे। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में लेख युक्त सिक्के सर्वप्रथम यवन शासकों ने जारी की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भारत के पश्चिमोत्तर भाग में लेख युक्त जो सिक्के थे वो सर्वप्रथम यवन शासकों द्वारा चलाए गए थे। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेज्मेटिक्स कहा जाता है। लेखन प्रणाली के आधार पर इतिहास को प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल में बांटकर अध्ययन किया जाता है। जिस काल का संपूर्ण अध्ययन पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर है, अर्थात जिस काल में लिपि का विकास नहीं हुआ था, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि इतिहास से तात्पर्य उस कालखंड से है जिसमें लिपि तो थी किंतु अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, जैसे हड़प्पा काल। और जिस काल में लिपि का विकास हो गया था और लेखन प्रणाली परिपक्व हो चुकी थी, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब आपका आता है प्रागैतिहासिक काल। मानव सभ्यता के आरंभिक इतिहास को पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल तथा नवपाषाण काल के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। अब प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला आपका है पुरापाषाण काल। ये मानव के शुरुआत से, मानव के जन्म से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। तो इस काल में खास घटनाएं क्या घटी उनको जान लेते हैं। इस काल में आग का आविष्कार तथा होमोसेपियंस यानी कि ज्ञानी मानव जो अपनी बुद्धि का विकास कर रहा था, चीज़ें सोच समझ के कर रहा था, तो आग का आविष्कार तथा होमोसेपियंस का उदय इस काल की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। मतलब पूरा पाषाण काल में ही आपका आग का आविष्कार हो गया था और होमोसेपियंस मानव बन चुका था। पूरा पाषाण कालीन स्थल भीमबेटका, रायसेन, मध्य प्रदेश से अनेक चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं। जो पूरा पाषाण कालीन स्थल भीमबेटका है वो रायसेन
जिले के मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। यहाँ पे क्या मिली हैं? चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं, गुफाएं मिली हैं जिनमें जो आदि मानव हुआ करते थे वो पत्थरों से या अन्य औजारों से वो चित्र बनाते थे। तो यहाँ से वो चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत के पल्लावरम में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। रॉबर्ट ब्रूसफूट ने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पल्लावरम में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। अब आते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल आपका 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक का इतिहास इसमें आता है। मध्य पाषाण काल में पत्थरों के बहुत छोटे औजार माइक्रोलिथ उपयोग में लाए जाने लगे। जो पत्थरों के बहुत छोटे होते थे, जैसे जिनको ब्लेड की तरह या सुई की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था, उन्हें माइक्रोलिथ कहते थे, क्योंकि आकार में छोटे होते थे। तो माइक्रो यानी छोटा। अस्थियों एवं सींग से निर्मित उपकरण भी इस काल में प्राप्त होते हैं। जो सुई वगैरह जो होती थी वो सींग से या अस्थियों से बना लेते थे, जो महीन महीन आपकी एकदम छोटी छोटी हड्डियां या उसी को घिस के नुकीला करके उनको नुकीला बना लिया जाता था। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागोर नामक मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो पशुपालन की घटना घटी वो आपका मध्य पाषाण काल में घटी, कि मध्य पाषाण काल में जो मानव था वो पशुपालक बन चुका था, वो पशुओं को पालता था, और जिसके जो साक्ष्य हैं वो आपके प्राचीनतम साक्ष्य वो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से मिले हैं। तीसरा आपका आता है नवपाषाण काल। ये देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे 4 हो गए, इसमें 7 आ गया है। नवपाषाण काल आपका 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। इस काल में कृषि कार्य प्रारंभ हुआ। फसलों में सर्वप्रथम गेहूं और जौ उपजाया गया। तो इस काल की जो मुख्य घटना थी नवपाषाण काल की, वो क्या थी कि इस काल में आपका कृषि का विकास हो चुका था, मानव कृषि करने लगा था, और जो पहली फसलें उगाई गई थी वो गेहूं और जौ उपजाई गई थी। कृषि के जो प्रारंभिक साक्ष्य हैं वो आपके मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिलते हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है मेहरगढ़ के बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। इलाहाबाद के कोल्डिहवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो इलाहाबाद के कोल्डिहवा से। इस युग के लोग पॉलिशदार पत्थर के उपकरण और हथियारों का प्रयोग करते थे। इस काल में लोग स्थायी रूप से बसने लगे थे, जिसका प्रमाण कश्मीर के बुर्ज होम में मिले गर्तावास से मिलता है। बुर्ज होम में मालिक के शव के साथ पालतू कुत्तों को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। पटना के निकट चिरान नामक नवपाषाणकालीन स्थल से हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। एक ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो पहिए का आविष्कार था वो आपका नवपाषाण काल में हुआ था। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। जब जो दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारत का इतिहास है या उसमें जो इतिहासकार हैं वो नवपाषाण काल की एज को 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर लहुरा देव, ये आपका संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। लहुरा देव भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान है जो भारत में स्थित है, और उसमें सबसे प्राचीनतम जो स्थान है वो आपका कृषि साक्ष्य वाला लहुरा देव है, जो कि संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद आपका आता है ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ। नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया था। सर्वप्रथम धातु के रूप में तांबे का प्रयोग हुआ। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि धातु के रूप में सबसे पहले मानव ने किस धातु का इस्तेमाल किया, तो तांबे का किया, ना कि लोहे का। जिन संस्कृतियों का उद्भव पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ उन्हें ताम्रपाषाणिक
कैल्कोलिथिक संस्कृति कहते हैं। मतलब जो हमारी जो वो धातु इस्तेमाल करने के कारण जो है उसको कांस्य युगीन सभ्यता जो आपने पढ़ी है या ताम्र पाषाण जो सभ्यता पढ़ी है वो धातुओं के इस्तेमाल के ही कारण हुई। तो जिन संस्कृतियों का उद्भव पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ उन्हें ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहते हैं। ताम्र पाषाण संस्कृतियों में आहार संस्कृति राजस्थान के प्रतिनिधि स्थल आहार का प्राचीनतम नाम ताम्रवती है। मालवा संस्कृति से संबंधित नवदा टोली से कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। इनाम गांव तथा दैमाबाद जोधवे संस्कृति से संबंधित कुछ प्रमुख स्थल हैं। दैमाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिली हैं। चित्रित मृदभांड का उपयोग भी सर्वप्रथम ताम्र पाषाण काल में ही शुरू हुआ था। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो चित्रित मृदभांड थे, मृदभांड मतलब बर्तनों से, जैसे मटके, सुराही, इस टाइप की चीज़ें, तो चित्रित मृदभांड का उपयोग भी सर्वप्रथम ताम्र पाषाण काल में ही शुरू हुआ। इसके बाद आपका आता है महापाषाणिक संस्कृतियाँ। नवपाषाण की समाप्ति के पश्चात दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति का उदय हुआ। इनमें लोग मृतकों के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के विभिन्न पुरास्थलों से इस प्रकार की समाधियां मिली हैं। अगला आपका है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। ये दोनों एक ही के नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता में ही एक जो पहला स्थान खोजा गया था वो हड़प्पा था, इसी वजह से उसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार पर सिंधु सभ्यता की सौरमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। यह नगरीकृत तथा कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये पूरा पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है कि रेडियो कार्बन C14 से जो सिंधु घाटी सभ्यता की एज निकाली गई है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई। यह एक नगरीकृत और कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो अगर सिंधु सभ्यता का कोई और नाम भी पूछा जाए तो उसमें कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाएगा और ये नगरीकृत थी। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में, आपका पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में। तो इसमें दे रहा उत्तर यानी ऊपरी हिस्से में जम्मू कश्मीर, उत्तर में मांडा, ये जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी के किनारे। वहीं दक्षिण में आपका दैमाबाद, महाराष्ट्र के प्रवरा नदी पर। पूरब में आलमगीरपुर, मेरठ के पास हिंडन नदी पे, तथा पश्चिम में सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान, दाश्क नदी तक था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो है वो गुजरात में खोजेगा। मतलब जब देश आज़ाद हुआ है तो उसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थलों खुदाई के दौरान जो स्थल प्राप्त हुए सबसे ज़्यादा गुजरात से हुए हैं। नगर निर्माण योजना, तो सिंधु सभ्यता में जो हम लोग ने पढ़ा कि ये नगरीकृत थी, तो इसमें नगरों को कैसे बसाया गया, कैसे रास्ते थे, घर कैसे बने थे, उसकी डिटेल है, उसको पढ़ते हैं। तो नगर निर्माण योजना, सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना है। नगर ग्रिड पद्धति पर बसे थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि नगर जो थे वो ग्रिड पद्धति, ग्रिड मतलब जैसे जालीनुमा, इस टाइप से। तो नगर जो थे ग्रिड पद्धति पर बसे थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये जैसे बताया ना, जाली आप ऐसी है और इसमें ये सड़कें समकोण पे एक दूसरे काट, तो यहाँ पे जो है ऐसे आपके घर बने हुए हैं। धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था, जिसमें पहला भाग था दुर्ग, दूसरा था मध्यम नगर और तीसरा था निचला नगर। तो जाहिर सी बात है, दुर्ग तो राजा या शासक टाइप के जो लोग होंगे उनके लिए था। मध्यम नगर में जो राजा के नीचे सेना और जो उनके मंत्री वगैरह होंगे या थोड़े से धनवान लोग वो वहाँ रहते होंगे। और निचला नगर उनके लिए होगा जो मजदूर वर्ग या निचले उसके आते थे, मतलब धन से जो कमज़ोर होते थे वो निचले नगर में निवास करते होंगे। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी दीवार से घिरा था, मतलब जिसकी चारों ओर से बाउंड्री है
वो कालीबंगा। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। कालीबंगा से अलंकृत ईंट तथा लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं। चन्हुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से वृत्ताकार ईंटें मिली हैं, परंतु यहाँ किलेबंदी के साक्ष्य नहीं है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। स्नानागार का जलाशय 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्न कोठार या जो विशाल अन्नागार थे जहां अनाजों का भंडारण होता था, वो थे। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर पूछ लिया जाए कि क्या सिंधु सभ्यता में मंदिर थे, तो नहीं, सिंधु सभ्यता में मंदिर नहीं मिले हैं। आर्थिक क्रियाकलाप। सिंधु सभ्यता में कृषि संगठित रूप से की जाती थी तथा अधिशेष उत्पादन होता था। यहाँ गेहूं, जौ, कपास इत्यादि की खेती होती थी। कालीबंगा से जुते हुए खेत तथा हल की प्रतिकृति के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही है। लोथल एवं रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। यद्यपि हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन संस्कृति थी, तथापि अधिकांश औजार पत्थर से ही बनते थे। हड़प्पाई लोग गाय, भैंस, बकरी, बैल, भेड़ इत्यादि पशु पालते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि हड़प्पा काल में या हड़प्पा सभ्यता में किन जानवरों से वो परिचित है या किन जानवरों को देखा गया है या किन जानवरों के अवशेष मिले हैं। तो ये याद रखिएगा कि हड़प्पा काल में लोग जो है गाय, भैंस, बकरी, बैल, भेड़ आदि पशु पालते थे। मतलब ये आपके इम्पोर्टेंट है। कुबड़ वाला सांड विशेष महत्व का था। सिंधु सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थी, मतलब यहाँ पे घोड़े नहीं पाए जाते थे। हालांकि सुरकोटदा से घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है, लेकिन सिंधु सभ्यता जो है वो अश्व केंद्रित है, मतलब यहाँ पे घोड़ों को प्रधानता नहीं मिली हुई थी। लोथल से एक गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। चन्हुदड़ो और लोथल में मनका बनाने का कारखाना था। सिंधु सभ्यता में लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। हड़प्पावासी माप तौल के लिए 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार में लाते थे। मेसोपोटामिया से सम्राट सारगोन के अभिलेख से हड़प्पाई व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। इसमें कहा गया है कि दिलमन यानी कि बहरीन, मकन यानी कि मकरान तथा मेलुहा यानी कि हड़प्पा के व्यापारी हमारे यहाँ जहाज लाते हैं। ऐसा मेसोपोटामिया के जो सम्राट सारगोन है उनके अभिलेख से ऐसी जानकारी मिलती है। हड़प्पा काल में आयातित प्रमुख वस्तुएं, मतलब जो बाहर से हम लोग मंगाते थे, या हड़प्पा काल में जो लोग वहाँ पे निवास करते थे वो बाहर से कौन सी वस्तुएं मंगाते थे, तो सोना आपका कर्नाटक से, अफगानिस्तान से और ईरान से आता था। चांदी आपका ईरान और अफगानिस्तान से आता था। लाजवर्द ये बदख्शां यानी कि अफगानिस्तान से आता था। गोमेद सौराष्ट्र से आता था। सैलखड़ी आपका बलूचिस्तान और राजस्थान से आता था। तांबा आपका राजस्थान के खेतड़ी, ओमान और बलूचिस्तान से आता था। टिन ईरान और अफगानिस्तान से आता था। सामाजिक और राजनीतिक जीवन। हड़प्पाई समाज मात्र सत्तात्मक प्रतीत होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा का जो समाज वो कैसा था, तो वो मात्र सत्तात्मक था, ना कि पितृसत्तात्मक। हड़प्पाई राजनीतिक स्वरूप का कोई स्पष्ट ज्ञान हमें नहीं है। संभवतः वणिक समुदाय शासन चलाते थे, मतलब कि जो जिनके पास धन ज़्यादा होता था, जो पैसों से मजबूत होते थे, उस टाइप के लोग यहाँ पे शासन चलाते थे। क्योंकि ऐसा कोई अभिलेख या ऐसा कोई ग्रंथ नहीं मिला है जिससे वहाँ पे शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती हो। मृतकों के संदर्भ में पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार तीनों प्रचलित है। मतलब जिनमें सीमेंट, जो आज के टाइम पे सीमेंट की समाधियाँ बना दी जाती हैं, वैसी समाधि या आंशिक समाधि जो मिट्टी में बनती है, और दाह संस्कार जो चिता में अग्नि दे दी जाती है, तो तीनों संस्कार की प्रथा यहाँ प्रचलित थी।
हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान मिला है। हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान मिला है। लोथल लोथल तथा कालीबंगा से युग्मित शवाधान प्राप्त हुए, मतलब जोड़े में जो शवाधान है, जहाँ पे जो डेड बॉडी के साक्ष्य वो मिले हैं, जिनसे सती प्रथा का प्रचलन का आभास मिलता है। जिंदा अगर अब ये तो नहीं बता सकते कि दोनों को मरने के बाद दफनाया गया था, कि एक मर गया था दूसरा जिंदा थी तब दफना दिया गया, लेकिन ऐसा आभास होता है। अब धार्मिक मान्यताएं वहाँ पे कैसी थी? एक हड़प्पाई मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे। सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा तथा पशु पूजा का भी प्रचलन था। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में चित्रित देवता को पशुपति शिव बताया गया है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, बाघ और भैंसा विराजमान है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर में चित्रित देवता को पशुपति शिव बताया गया है। उनके चारों ओर आपका हाथी, गैंडा, बाघ और भैंसा विराजमान है। अब इससे एक चीज़ और ये पता चलती है कि हाथी, गैंडा, बाघ और भैंसा ये पशु थे, लेकिन जैसे इसमें है ना कि शेर, तो शेर उस समय कि वहाँ के लोगों को नहीं पता था कि शेर भी होता है। वो बाघ को जानते थे लेकिन शेर को नहीं। लोथल और कालीबंगा से अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। लिपि, मुहर तथा मूर्तियाँ। लिपि, मुहर तथा मतलब मूर्तियाँ। हड़प्पाई लिपि चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये इंपॉर्टेंट एक लाइन है आपके लिए कि जो हड़प्पाई लिपि थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, मतलब कि इस साइड में। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का होता था तो पहले पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं तरफ लिखी जाती थी। इसे बुस्ट्रोफेडन शैली कहते हैं। जैसे पहले हमने कोई लाइन लिखी हुई तो पहले हम ऐसे गए, राइट साइड से गए और लेफ्ट साइड की ओर तक लिखा, फिर लेफ्ट साइड से वापस राइट साइड की ओर आ गए और फिर यहाँ से फिर ऐसे गए, मतलब एस बनाते हुए। मुहरें मुख्यतः वर्गाकार थी और सेल खड़ी की बनी होती थी। मुहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती है। मोहनजोदड़ो से एक कांच से निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तियां या टेराकोटा प्राप्त हुई हैं। इन मूर्तिकाओं में सर्वाधिक संख्या में पशु आकृतियां प्राप्त हुई हैं तथा पशु आकृतियों में कुबड़ वाले सांड की संख्या सर्वाधिक है। मानव मूर्तिकाओं में सर्वाधिक संख्या स्त्री मूर्तिकाओं की है। अब कुछ हड़प्पा कालीन के स्थल हैं। ये स्थल कौन से हैं, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, किस नदी के किनारे हैं और इनकी विशेषता क्या है। तो ये थोड़ा सा ऐसे और ऐसे में है जिसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से स्थल हैं। तो पहला आपका हड़प्पा स्थल जो कि मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में है। ये रावी नदी के किनारे स्थित है। फिर आपका मोहनजोदड़ो, ये लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में, ये सिंधु नदी के किनारे है। चनहुदड़ो आपका सिंध प्रांत पाकिस्तान, ये भी सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा आपका हनुमानगढ़ जिला राजस्थान, ये आपका घग्गर नदी के किनारे है। रंगपुर आपका अहमदाबाद जिला गुजरात, ये भादर नदी के किनारे है। रोपड़ आपका रोपड़ जिला पंजाब, ये सतलज नदी के किनारे है। लोथल अहमदाबाद जिला गुजरात, भोगवा नदी के किनारे है। आलमगीरपुर मेरठ जिला उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के किनारे है। सुतका गेंडोर आपका मकरान में समुद्र के किनारे पाकिस्तान, दाश्क नदी के किनारे पे है। बनावली आपका फतेहाबाद जिला हरियाणा, सरस्वती नदी के किनारे है। धौलावीरा कच्छ जिला गुजरात, ये तो आपका समुद्र के किनारे आ जाएगा। अब हड़प्पा की विशेषता क्या है? 1826 में सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन द्वारा हड़प्पा टीले का उल्लेख किया गया, जो अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा 1853 तथा 1873 में सर्वेक्षण हुआ।
1921 में दयाराम साहनी द्वारा अन्वेषण तथा 1923-24 में उत्खनन हुआ। मोहनजोदड़ो की खासियत, इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की। बाद में जॉन मार्शल के निर्देशन में वृहद स्तर पर उत्खनन हुआ। ये 1925 से इसको मतलब और खोदना तराशना शुरू किया गया। चन्हूदड़ो, इसकी खोज 1930-31 में NG मजूमदार द्वारा की गई। इसके और उत्खनन का कार्य जिसमें आगे और वृहद स्तर पर हुआ 1935-36 में मैके के साथ हुआ। कालीबंगा, इसका उत्खनन 1961 से 69 के बीच में बीबी लाल और BK थापर द्वारा किया गया। रंगपुर, इसकी प्रारंभिक खुदाई 1935 माधव स्वरूप वस्त्र और बड़े स्तर पर उत्खनन जो है 1953 से 56 में SR राव द्वारा किया गया। रोपड़, इसकी खोज 1950 में BB लाल ने की। इसका उत्खनन कार्य 1955 से 56 तक यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया। लोथल, इसकी खोज 1954 में SR राव द्वारा की गई। इसका उत्खनन का 1954-55 2 साल हुआ। उसके बाद फिर 62 से 63 SR राव ने किया। आलमगीरपुर, इसकी खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने की। फिर इसका उत्खनन भी यज्ञदत्त शर्मा द्वारा ही किया गया। सुतका गैंडोर, इसका उत्खनन 1927-28 में ऑरेल स्टाइन द्वारा किया गया। बनावली, इसका उत्खनन 1974 से 77 तक RS बिष्ट द्वारा हुआ। धौलावीरा, इसकी खोज जगपत जोशी 1967-68 में की थी उन्होंने और उत्खनन कार्य 1889 से 91 के बीच हुआ। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। अगर क्वेश्चन आए कि क्या सिंधु सभ्यता के लोग तलवार चलाना जानते थे तो आप लगाएंगे नहीं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण जो है वो बाढ़ था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद आता है आपका वैदिक सभ्यता। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और ये वैदिक सभ्यता को हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।